हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 27 नवंबर 2025 को शिफ्ट 1 के अंदर, उसके मैथ्स के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका पेपर है, ये ओवरऑल जो है ये आपके यहाँ पर 101 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाए गए हैं। जैसे आप इन 101 शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हो तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के और कितने कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है पहला पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, तो यहाँ पर जैसा भी आपको सूटेबल हो पढ़ लेना, ठीक है। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा कुछ मतलब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ गया कि 80% की वैल्यू ही 90 है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। नहीं तो फिर यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। कोई भी नंबर होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, आपको पता है, ठीक है। अब उसके 20% में मैंने यहाँ पर क्या किया, 90 ऐड किया, तो परिणाम में वही संख्या हमें प्राप्त होगी। अब वो संख्या तो हमारे पास 100% थी अपने आप में, है ना। तो यहाँ पर बराबर में हमारे पास 100% आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ पर ये 20% था उस संख्या का, उसमें मैंने यहाँ पर क्या जोड़ा कि यहाँ पर ये वो संख्या हमारे पास 100% पूरी तरह से प्राप्त हो गई। तो आप कहेंगे कि 80% हमने जोड़ा होगा, 80% हमने जोड़ा होगा, और क्वेश्चन में बोला गया कि हमने 90 ऐड किया। इसका मतलब इस 80% की वैल्यू ही 90 थी और हमसे 80% की वैल्यू ही पूछी गई थी। 80% की वैल्यू 90 है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी इसमें। इसमें देखो, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में क्या करता हूँ, इसमें व्यक्ति की दिशा में जो है सापेक्ष गति ज्ञात करूंगा मैं, ठीक है। सापेक्ष गति स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर करते जाना है। व्यक्ति की दिशा में सापेक्ष गति आप बताइए क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेन की जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो हमें यहाँ पर नहीं पता, तो उसको मैं यहाँ पर टी मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन व्यक्ति की स्पीड हमें पता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं। तो समान दिशा में जब चलते हैं तो स्पीड आप माइनस करके रिलेटिव स्पीड ज्ञात करते हैं। तो यानी कि टी ट्रेन की स्पीड में से आप व्यक्ति की स्पीड घटा देंगे तो ये सापेक्ष गति निकल के आएगी। और सापेक्ष गति वैसे निकालेंगे तो आपके पास कितनी आएगी भाई, ट्रेन अपनी लंबाई कवर करेगी 325 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में, 45 सेकंड में बताया गया। 45 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, भाई आप दूरी बट्टे समय करते हैं तो स्पीड निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में आई है, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 क्या है आपके पास, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका मतलब इसको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे 18/5 से गुणा भी कराएंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है 5 इसमें से काट दीजिए, यानी कि 9 बार कटेगा। 5 5 पंचे 25, और यहाँ पर ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25 बच गया 7, 25 3 75, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन ये 5 भी है, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में होगा, 26 में ऐड हो जाएगा। तो टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 किलोमीटर पर आवर। और टी हमारे पास क्या थी, ट्रेन की स्पीड थी। टी क्या था, ट्रेन की स्पीड थी, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गई। अब देखो, यहाँ पर इसके सामने विपरीत दिशा में क्या आ रही है, एक और ट्रेन आ रही है, एक और रेलगाड़ी आ रही है। तो यहाँ पर जब ये विपरीत दिशा में आ रही है तो यहाँ पर ट्रेन के सापेक्ष, मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रेन के सापेक्ष गति। अब ट्रेन के सापेक्ष अगर आप यहाँ पर गति रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, 31 तो पहली ट्रेन की स्पीड थी। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में चलती हैं, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड जुड़ जाती है, आपको पता होगा। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, 20 है, तो 31 प्लस का 20 करेंगे, आपके पास 51 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो आपके पास यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ गई निकल के।
अब मैं बात कर लेता हूँ कुल दूरी कितनी कवर होगी। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर जब भी यहाँ पर दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मान लीजिए एक ट्रेन जो है इधर की साइड से ये जा रही है, ठीक है, अब दूसरी ट्रेन जो है जस्ट इसके सामने से आ रही है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें जब आपस में एक दूसरे की लंबाई कवर करेंगी तभी तो क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पर पहली की 325 है और दूसरी की यहाँ पर कितनी है, 440 है मीटर, ये लंबी आपके पास। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो कुल दूरी आपके पास इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, यानी कि 765 नहीं आएगा, ठीक है। 765 मीटर की डिस्टेंस आपके पास ये कवर होगी। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। दोनों ट्रेनें मिलकर एक साथ कवर करेंगी तो समय निकल के आ जाएगा ना हमारे पास। तो यहाँ पर समय हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा भाई, 765 आप ऊपर लिखेंगे और बट्टे के अंदर आप यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड लिखेंगे 51। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में थी और ये स्पीड, रिलेटिव स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करा के। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से इसको डिवाइड करिए, ये 15×5 = 75 हो गया, फिर यहाँ पर 5×3 = 15 हो। अब 51 का ये 3 गुणा है और 18 जो है बट्टे के बट्टे में, तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, ये सभी को पता है। तो ये 3×18 आएगा, 3×18 यानी कि 54 सेकेंड जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखता, तो यहाँ पर कुछ ही 2-3 लाइन के अंदर इसका आंसर निकाल सकता था। और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना व्यक्ति की सापेक्ष गति, ठीक है, ट्रेन के सापेक्ष गति, ये आपको पूरा नहीं लिखना एग्जाम के अंदर, यही आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 18×3 भी आपको करके दिखाया, ये 54 सेकेंड है, ये भी आपको एग्जाम में नहीं करके देखना, ठीक है। आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ गया, 18 ऊपर जाएगा, 3 से गुणा होगा 54। अगला देखते, इसमें देखो 3 पाइप आपको बताए गए। एक खाली टैंक को क्रम से 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए, बी और सी क्रम से रासायनिक विलयन पी, क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव्य में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा। इसको देखो यहाँ पर समझो, ये जो आपका लिक्विड ए है और बी है और ये सी, ये क्रम से रासायनिक विलयन पी को, यानी कि ए जो है वो पी को डिस्चार्ज करेगा, बी जो है वो क्यू को डिस्चार्ज करेगा और सी जो है ये आर को डिस्चार्ज करेगा, मतलब इसके प्रभाव को जो है वो खत्म करेगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये टैंक को भर सकता है 40 मिनट में, बी जो है ये 20 मिनट में और ये सी जो है ये आपको बताएगा 30 मिनट में, ठीक है। इन सभी का आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 120। 40 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 20 का लगाएंगे तो 6 आएगा, 30 का लगाएंगे तो ये 4 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्यू का बताना था। क्यू जो है वो आपका यहाँ पर 1 मिनट में 6 यूनिट, ये आपको यहाँ पर क्यू का विलयन में अनुपात बताना है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य में विलयन क्यू का अनुपात बताना है, यहाँ पर ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी जो है वो यहाँ पर ये 2 नंबर पे लिखा हुआ है बी और यहाँ पर क्रम से दिया गया, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर पे क्यू लिखा हुआ है, तो ये बी जो है वो क्यू के प्रभाव को खत्म करेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट में बी जो है वो 6 यूनिट क्यू के प्रभाव को नष्ट करता है। इसका मतलब 9 मिनट में कितना करेगा, यानी कि 6×9, और तीनों एक साथ मिलके कितना करते हैं, यानी कि 6, 3, 9 और 4 13 यूनिट जो है ये तीनों एक साथ मिलके करते हैं। ओवरऑल जो है बट्टे में लिखेंगे 13 यूनिट प्रभाव खत्म होता है। तो 13 में से जो है क्यू जो है वो इतना प्रभाव नष्ट करता है, ये हमारे पास अनुपात निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 9 से तो 9 कट ही जाना है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हिस्सा आएगा, 6:13, यानी कि क्यू का अनुपात हमारे पास कितना आया, 6:13। अब देखिए ये गुणे में 9 आप नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास रेशियो बनेगा। रेशियो अनुपात जो है वो स्थिर रहता है, अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ये टाइम का, ठीक है। तो इसको आपको नहीं देखना था, डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कर सकते थे। बी की एफिशिएंसी आप यहाँ पर लिखते बट्टे में दोनों की कुल एफिशिएंसी, तो 6/13 आपके पास डायरेक्ट भी आंसर आ जाता। ये सब समझाने के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको बता दिया गया कितना है, 542 है।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये टोटल सरफेस एरिया का 2/5वें भाग के बराबर है, ये क्वेश्चन में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपल सा है, वैल्यू पुट कर दो 2/5, टी ऐसे आपको यहाँ पर बताएगा 542, ऊपर 2 गुणा करेंगे 1084 बनेगा, बट्टे में 5। अब देखिए 1000 में भाग लगाते 200 और 16 85, यानी कि 216 के अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। ठीक करिए, 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते। अब इसमें देखो इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। बट्टे में 5 से काटो, 3 बार कटेगा, 3 बट्टे के बट्टे में ऊपर जाके गुणा में होगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जाके गुणा में तो होगा, और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, बट यहाँ पर ये हमेशा काम करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए फ्रैक्शन में भी आपके पास कुछ वैल्यू है, क्या पता ये 3 ऊपर जाके उस वैल्यू से कट गया हो, है ना। तो उस केस में यहाँ पर पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये 3 कट जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये आपका 3 से डिविजिबल है, और ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे आंसर इसमें तो चलो मान लीजिए आपका आ गया, सपोज दैट। ठीक है, बट हर क्वेश्चन में ये काम करे ये कोई मतलब इसकी गारंटी नहीं है, तो इसको पूरा करके ही देख लेते हैं इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अंदर की ब्रैकेट से एक एक ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 2 दूनी का 4 और एक 5/4 बनेगा, 5/4, और माइनस में है आपका 1/12। तो इसमें बट्टे में बराबर बना लेता हूँ, ऊपर नीचे 3 से गुणा करके। तो 15/12 में से आप माइनस करेंगे 4 और एक 5 अच्छा ये 5/2 आएगा ना, यही गड़बड़ होती है एग्जाम में, छोटी छोटी का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5/2 आएगा। ठीक है, और गुणा ऊपर नीचे, मैं अब यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा, है ना, बट्टे में बराबर बनाने के लिए। ऊपर आ जाएगा 30 और बट्टे आ जाएगा आपका 12, माइनस 1/12, तो ये आपका आएगा 29/12। अब देखो 29/12 के गुणा में है 0.5, इस 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसके गुणा में आ जाएगा 1/2, ये बराबर कितना बना 29/24। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 29/24। ये माइनस में किसके, 4 और एक 5/4 के, तो 5/4 के माइनस में है कितना 29/24। ठीक है, अब बट्टे में फिर से यहाँ पर बराबर बना लेते हैं, नीचे मैं यहाँ पर 6 से गुणा करता हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि 30/24 माइनस का 29/24 आएगा, तो ये आपका बच जाएगा 1/24। ये लो, इतनी ब्रैकेट जो है वो सोल्व हो चुकी है ऊपर की। ठीक है, 1/24 हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड का सिंबल है, तो जब आप इसको गुणा में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है बाहर क्या है 4 3 12, एक 13/4 है। ठीक है, और यहाँ पर ये गुणा में हो जाएगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 24 ऊपर गुणा में चला जाएगा, बट्टे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये आपका यहाँ पर 6 बार कटेगा, 6 चौक 24। बट यहाँ पर देखिए बट्टे में आपके पास 3 भी था, तो वो 3 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पर ये गुणा में 3 भी आएगा। तो अब देखो यहाँ पर 3 ये कट नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ रहा था। लेकिन कई क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि ये 3 कट जाता है, तो फिर वहाँ पर जो है गड़बड़ होती है जाके। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर बट्टे में 4 की जगह 3 होता तो ये 3 कट जाता, है ना, लेकिन यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है 24 में भी, वो भी अगर आपका यहाँ पर कट जाता तो फिर यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट नहीं बैठता। ठीक है, तो इसलिए पूरा कैलकुलेट करके देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, 13 6 78 का 3 गुणा, 7 या 21, 8 या 24, 234 हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पर 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब चाहें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15% का 2 साल के लिए सक्सेसिव निकाल लो, फिर उसके बाद जितना भी परसेंट आपके पास आए 100% तो ये अपने आप में, और वो उतना बढ़ा के डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके आप चाहें तो अमाउंट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है,
और मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो ट्री मेथड लगाऊंगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो इसका 15%, 6,800 का 15% कितना हो जाएगा? 15 8 120 हासिल 12, 15 6 90 और 12 कितना हो जाएगा? 102, 1020। ये पहले वर्ष मिलेगा, अगले वर्ष फिर से 1020 का तो मिलेगा, बट इस पर भी ब्याज मिलेगा 15% का। तो इसका 15% देखो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 150 यानी कि 1530, और ये ज़ीरो कट जाएगा, 153 आएगा। ठीक है, अब ये ओवरऑल ऐड कर दो तो ये 2040 और 153। देखिए मैं इसका 15% कैलकुलेट किया, 1020 आया। फिर यहाँ पर अगले वर्ष फिर से 1020, यानी कि इसका 15% ब्याज मिलेगा, लेकिन आपको पता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इसका 15% यहाँ पर भी कैलकुलेट करके लिख दिया। ठीक है, ये ओवरऑल टोटल कर लेंगे तो 2040 और ये आपका 153 ऐड करेंगे तो 2193 आपका यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब अमाउंट बताना है। ठीक है, तो जब अमाउंट आपको यहाँ पर बताना, मिश्र धन बताना है, तो प्रिंसिपल आपका 6,800 था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2,193 ऐड कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा यहाँ पर 8,993। ठीक है, आसान था। अगला देखते। इसमें देखो यहाँ पर एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात, सी और बी की लंबाइयों का अनुपात। यदि ए और सी के लंबाइयों के बीच का अंतर आपको दिया गया है, ठीक है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी। तो सबसे पहले तो हमें कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा इनका। ठीक है, ए और बी का लंबाइयों का अनुपात बता रखा है 9:20 है, और यहाँ पर सी और बी का कितना है? 5:11। अब देखो सी पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पर 5 यूनिट सी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये 5 यूनिट सी की वैल्यू, अब यहीं पर गड़बड़ होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में कर लेना। बी जो है वो आपका 11 यूनिट है, तो यहाँ पर 11 बी के नीचे लिखेंगे। अब देखो ये तो आपको पता है, यहाँ पर तिरछा गुणा होता है और इनका आपस में गुणा होता है, तो यहाँ पर ये 11×9 = 99 हो गया, 11×2 = 22, 220 हो गया, 20×5 = 100 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है? यहाँ ए और सी का अंतर देखो, यहाँ पर 1 यूनिट का दिखाई पड़ रहा है लंबाइयों का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो हमें कंबाइंड बताना था, यानी कि तीनों की एक साथ टोटल करके लंबाई बतानी थी। तो जो भी होगी वो 10 का गुणज होगी, यानी कि 10 का मल्टीपल होगी। तो 10 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, इकाई का अंक 9 मिलेगा और यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 9 0 भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। ये आपका 320 और 99, ये आपका 419 टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो 419 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 419 × 10, तो 4190 सेंटीमीटर टोटल छड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको बताया गया और लघुत्तम समापवर्तक बताया गया। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर आपको ज्ञात करके बताना है। तो ये कंसेप्ट सभी को पता होगा, ए × बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × में LCM के। ठीक है, तो एक नंबर आपको बताया गया, सपोज दैट ए मान लेते हैं, जो कि आपको कितना बताया गया? 126 बताया गया क्वेश्चन में, एक संख्या बताई गई। ठीक है, बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है क्योंकि HCF और LCM भी दिया गया, तो b बराबर 126 × b बराबर HCF आपका 18 है, LCM कितना है? 1512 है। काट पीट के सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देखो 126 का भाग इसमें चला जाएगा, 126 का एक बार गया, बचा कितना? 5, और ये आपका 25 बचा, 252 दो बार। ठीक है, 126 का 2 × 252 होता है, तो 12 8 96 हो गया, हासिल 9, 12 और 9 21, 216 बी की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, और ए हमारे पास कितना था? यहाँ पर 126 क्वेश्चन में बताया गया था, एक नंबर। ठीक है, अब इनका धनात्मक अंतर बताना है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि 216 में से माइनस कर दो ए 126, तो 190 और 100 हो गया, यानी कि 90 इनका धनात्मक अंतर है। एक बर्तन आपको बताया गया, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव्य से भरा है और शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव्य से, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव्य से भरा है।
तथा शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव्य से बर्तन की कुल धारिता कैपेसिटी आपको बताएं। अब देखो ये कुल कैपेसिटी आप यहाँ पर क्या माने कि यहाँ पर कैलकुलेशन आपके आसान हो जाए, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये 2/5 लिखा हुआ है। अब शेष बर्तन का 1/3 यानी कि 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। शेष बर्तन का 5/6 यानी कि ये 5/6 लिखा हुआ। अब तथा शेष, अब देखो यहाँ पर यह नहीं बताएगा तो यहाँ पर 5/6 हो गया, यानी कि बचा कितना 1/6। भाई आप एक में से माइनस कर दो 5/6, कितना बचेगा 1/6। तो ये लिख के देखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेष की बात हो रही है, इसका मतलब ये 1/6 की बात हो रही है। अब इनमें बट्टे वाली वैल्यू उठा लो 5, ये 3 और फिर यहाँ पर ये 6 और फिर यहाँ पर ये 6, यानी कि आप इन सभी का एलसीएम लो। इन सभी का एलसीएम लोगे तो आपको 30 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 5 और 3 का 15 और 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम आपको यहाँ पर 30 दिखाई पड़ा, तो मैं टोटल कैपेसिटी जो है वो 30 यूनिट मैंने यहाँ पर बर्तन की मान ली। अब इस 30 यूनिट में से देखो यहाँ पर 2/5 भाग नीले द्रव्य से भरा है, तो इसका 2/5 कैलकुलेट करो। 2/5, 5 छीके 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 यूनिट जो है वो ब्लू लिक्विड से भरा हुआ। अब इसका 1/3 यानी कि जो शेष बचा है, भाई 30 में से 12 घटा दो, कितना शेष बचा 18 यूनिट शेष बचा। 18 का 1/3 भाग यानी कि 18, तो 1/3 भाग काले द्रव्य से भरा है, ये ब्लैक लिक्विड से भरा है। अगला देखो शेष बर्तन का 5/6 भाग। अब शेष देखो कितना भरा है, यानी कि यहाँ पर 12 और 6 18 यूनिट भर चुका है, यानी कि 12 यूनिट बचा है शेष, ठीक है। तो 12 का यहाँ पर 5/6, 6 दूनी 12, यानी कि 10 यूनिट जो है वो आपका इससे पीले द्रव्य से भरा है, तो ये येलो द्रव्य से भरा है। अब यहाँ पर शेष कितना बचा, देखो 12 भर चुका है, 6 भर चुका है, यानी कि 12 6 18 और फिर 10 यानी कि 28। अब शेष हमारे पास बचा है कितना 2 यूनिट। शेष कितना बचा है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव्य है, यानी कि ये शेष जो है ये वाइट है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमें कितनी बताई गई है 4.2 लीटर है, 4.2 लीटर है। अब जब 2 यूनिट की वैल्यू 4.2 लीटर है तो ये डाटा हमारा कितना गुना है, भाई आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा, 2 का आप इसमें भाग लगाएंगे तो 2.1 आएगा, यानी कि डाटा 2.1 गुना है। तो हमारे पास जो बर्तन की टोटल कैपेसिटी जो थी वो 30 ना होकर कितनी हो जाएगी 2.1 गुना होगी, यानी कि आप इसकी गुणा कराएंगे तो 21 3 63 हो जाएगा, पॉइंट से तो 0 कट ही जाएगा। तो 63 लीटर जो है वो आपके पास यहाँ पर बर्तन की टोटल कैपेसिटी होगी, जो कि आपसे पूछी गई। अब इसमें देखो 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, आसान है भाई, जिसका पूछा जाता है उसको नीचे लिखना होता है। 1/20 जो है वो 10/40 का पूछा गया है, ठीक है, और गुणे 100 करेंगे। तो ये तो आपको पता है बट्टे के बट्टे में जो वैल्यू होती है वो ऊपर गुणा में चली जाती है, या 10 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 1/20 ऊपर गुणा में जाएगा 40 और गुणा में 10 भी बच गया था, तो 20 दूने 40 हो जाए, ठीक है। 10 गुणे 2 करेंगे तो 20% जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें देखो डेल्टा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसमें मैं यहाँ पर जो है इनको अलग अलग सोल्व कर लेता हूँ, इतने पार्ट को अलग से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट आपके पास यहाँ पर ऊपर गुणा करेंगे तो ये 99 आ जाएगा और बट्टे में 4 है, और माइनस के अंदर यहाँ पर देखो और बट्टे के अंदर आपका 20 है। अब बट्टे में वैल्यू को समान बना लेता हूँ, यानी कि गुणे 5 करता हूँ तो ऊपर भी गुणे 5 करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 9 पंचे 45 और ये 49, 2 स्थान पर 10/20। इसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.55 और अपॉन 20। ठीक है, कैलकुलेशन भी इस तरीके से आपको करना पड़ेगा ताकि आसान हो आपके, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, जब आप हर आपके समान होते तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट जो है माइनस हो जाती है, इसीलिए मैंने बराबर बनाया था हर को, ठीक है। ऊपर आपका बच जाएगा 4.40, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 आएगा,
अब 1 0 से तो 1 0 कट गया, 2 से कटेगा ऊपर 22 आएगा, 100 का भाग लगाएंगे तो 0.22 आपका बनेगा यहाँ पर इतना पार्ट, ठीक है। तो डेल्टा मल्टीप्लाई में 2.2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 0.22 हमारे पास बनी है, वो उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो ये बराबर बच जाएगा 0.77, है ना। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर भाग में चला जाएगा 0.77 अपॉन 2 पॉइंट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाया, ऊपर गुणा में 10 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाया तो बट्टे में 100 आ जाएगा। अब 1 0 से तो 1 0 काट दो, इसके अलावा 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 है और 11 7 77 हो जाएगा। 7 का आधा करेंगे 3.5 होगा, लेकिन बट्टे में 10 भी है तो 0.35 हो जाएगा, पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में जो है 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, तो बहुलक आपको यहाँ पर इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले तो देखो 87 जो है वो आपका इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा डाटा जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आपका बहुलक होगा, यानी कि ना मोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 87 जो है वो आपको कितनी बार दिखाई पड़ रहा है, तो 87 मेरे को तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 83 चेक करते हैं, ठीक है। तो 83 यहाँ पर आया है, इसके बाद यहाँ पर 83 कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपका एक बार आया, ठीक है। और 84 चेक करते हैं, तो एक बार यहाँ पर आया है 84 के बाद 84 कहीं पर भी नहीं है, तो एक बार ये आया। 85 देखते हैं, तो यहाँ पर एक बार ये रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ पर है, के बाद एक बार, ओवरऑल हमारे पास ये 4 बार मिला, तो सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हुआ है, तो यही मोड हो जाएगा बहुलक। इसमें देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। देखो ए और बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला जो है उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, इन दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है भाग लगाते हैं, 6 का 12 में लगाएंगे तो 2 यूनिट इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर होगी, 12 का लगाएंगे तो 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, बी की यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगी। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि बी की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी भी 1 यूनिट होनी होगी, तभी यहाँ पर दोनों के मिलाकर 2 यूनिट होगी, तो ए की क्षमता हमारे पास निकल के आ गई। क्वेश्चन में बोला गया ये जो हमारे पास टोटल वर्क था इसका हमें 2 गुना करवाना कार्य, ठीक है। 12 नहीं है, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 12 गुणे 2 यानी कि 24 यूनिट है टोटल काम, ठीक है। तो ए अकेले जब इस काम को करेगा 24 यूनिट को, तो ये तो एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है, यानी कि 24 में आप 1 का भाग लगाएंगे तो 24 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है। ए को टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 दिन। अगला देखते हैं। इसमें देखो यदि P बराबर 6 दे रखा है, Q बराबर -3 है, तो इसका मान आपको ज्ञात करके बताना। तो देखते हैं, P की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब 216, ठीक है। 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 का 3 गुना 108 होता है, तो माइनस का 108। P की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 या 18 हो जाएगा। इसके बाद Q आता है, तो -3 रखेंगे तो माइनस का 3 त्रिका, फिर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 या 27 प्लस का, ठीक है। माइनस का 3 इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इनका डिफरेंस किया तो 9 बचेगा, इनका डिफरेंस किया तो 108 ही बचेगा, ठीक है। और इनका योग कर दो तो ये आपका 117 हो जाएगा, खत्म। अगला देखते हैं। यदि टेन थीटा बराबर आपके पास है तो सेक थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। तो चाहें तो आप ट्रायंगल बना के बना सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, सेक थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट के अंदर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट के अंदर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में टेन की वैल्यू ये 12/5 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो। इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर तो यह आपका यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 169 अपॉन में 25, तो वर्गमूल लेंगे तो 13/5, ठीक है। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई,
इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत बताना। तो सक्सेसिव लगा सकते हैं क्योंकि एक मूल्य पर हम बढ़ा रहे हैं, फिर से यहाँ पर छूट दे रहे हैं यानी कि घटा रहे हैं। तो प्लस का 40% हुआ जब हमने अधिक अंकित किया, तो एक बार बढ़ाया, फिर यहाँ पर छूट दी तो माइनस किया यानी कि माइनस का 5% यानी कि डिस्काउंट दिया गया, तो इसको माइनस लिखेंगे। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, प्लस में एक्स इंटू में वाई बटे तो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास निकल के आएगा माइनस, ये आपका प्लस का 40 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस गुणा हो गया भाई, एक्स और वाई जो है आपके पास एक प्लस है एक माइनस है, गुणा हो गया तो माइनस में आएगा। 40 गुण 5 और बटे तो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 500 के 20, एक जीरो और कट जाएगा, 2 माइनस का, ठीक है। तो ये 35 बच गया, 35 में से 2 और घटा दो, 33%। ओवरऑल जो है प्लस में आया तो 33% यहाँ पर प्रॉफिट होगा। स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी। देखो, जब वह शॉपिंग मॉल गई और फिर यहाँ पर वापस आई, तो यानी कि वो उसने सेम डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहाँ पर दूरी समान है, दूरी समान है, और आने और जाने की स्पीड आपको दी गई है, यानी कि एक्स और वाई आपको दिए गए। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, एवरेज स्पीड का। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में 21 इंटू में 69 और बट्टे में 21 और 69 का योग 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट पीट के सोल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा 21 दूनी 42 में 69 और बट्टे में 90। तो ऊपर 9 बना लेते हैं, 3 से ये कटेगा 14, 3 से ये कटेगा 23, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 9 से यहाँ पर ये 10 बार कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 14 3 42 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32, बट्टे में 10 है यानी कि 32 पॉइंट। अगला देख, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएं जैसी स्कीम पर आपको यहाँ पर बतानी है कि कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डिस्काउंट बताना, ये भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, याद रखना है, ठीक है। आपको फ्री कितनी वस्तुएं मिल रही हैं उनको ऊपर रखना है, और बट्टे में जो है वो टोटल वस्तुएं कितनी हैं उनको नीचे रखना है और गुणे में 100 कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फ्री जो है वो आपके पास मुफ्त कितनी है, 4 है, बट्टे में टोटल कितनी है, टोटल खरीदी कितनी, यानी कि 10 वस्तुएं खरीदी, 10 में से 4 मुफ्त हैं, यही डिस्काउंट होगा, ठीक है। गुणे में 100 कर दो, ये 40%, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तल पंचभुज के शीर्ष आपको बताए गए इस क्रम में, ठीक है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको बताना। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, सुलेस फॉर्मूला। अब वो सुलेस फॉर्मूला होता क्या है, उसको मैंने एक अलग से स्लाइड में ऐड किया है यहाँ पर। जब भी आपके पास यहाँ पर कोई भी उत्तल पंचभुज दे रखा हो, ठीक है, तो उसके शीर्ष आपको दे रखे हैं x1 y1 और फिर x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का, वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद करने में आसान है भाई, एक्स वाई फिर एक्स वाई ऐसे करके आपको 5 बार लिख लेना, फिर 1 2 2 3 2 3 4 4 5 फिर 5 1, इस तरीके से आप इनको लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें वाई पहले लिखना, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, फिर यहाँ पर वही 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा मैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है मैं x और y की बात कर, ठीक है। x आपका भुज होता है और y आपका यहाँ पर कोटि होता है, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसमें p बिंदु की बात कर रहा हूँ, तो ये 0 और ये 0, ठीक है, ये 0 है, फिर आपका 8 3 है, फिर आपका 4 7 है, और फिर आपका 0 4 है, और अंत में आपको यहाँ पर P बिंदु को फिर से लिख देना एक बार, तो मैं अलग कलर 0 0, ताकि ये आपका एक पूरा लूप बन जाए। यहाँ पर ये P बिंदु की बात हो रही, Q की, R की,
एस की, फिर टी की, और अगेन यहाँ पर पी की बात, ठीक है, ताकि ये पूरा लूप बन जाए। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, एरिया जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वही 1/2 बाहर, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इनका गुणा कराओ तिरछा 0, और फिर यहाँ पर ये 0, कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है, 0 माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 36 का 18, फिर यहाँ पर ये 0, यानी कि 18 माइनस 0, तो माइनस 0 मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ 18 लिख लूँगा। फिर 7 8 56, और 4 3 12, यानी कि 56 प्लस का 56 माइनस का 12 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 0 और ये भी 0, एक सेकेंड, तो ये 4 चौके 16, और फिर यहाँ पर ये, ठीक है, तो प्लस का 16 माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरी नहीं। अब ये 0, फिर यहाँ पर ये 0, ठीक है, तो 0 0 आवश्यक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये बचेगा भाई, यहाँ पर 18 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 और 16 22, और 22 और 56 78 होगा, 1/2, 22 और 56 78, 2 का भाग लगाते हैं, 39 वर्ग इकाई जो है वो आपका यहाँ, ठीक है। अब इसमें देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीवी की कीमत जो है मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने माना एक टीवी की कीमत 100 है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। अब इससे यहाँ पर 40% कम बताई गई, क्या, यहाँ पर वॉशिंग मशीन की कीमत, वॉशिंग मशीन की कीमत इससे 40% कम, यानी कि 60 यूनिट। अब यहाँ पर ओल्ड जो है वो आप यहाँ पर ओल्ड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगी, देखो 5 वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 60 है, तो 5 गुणे 60 प्लस 2 टीवी हैं, तो 2 गुणे 1 टीवी का मूल्य, तो ये 300 और ये 200, यानी कि 500 आपके पास ओल्ड प्राइस आ गई निकल, ठीक है। अब न्यू की बात कर लो, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पर टीवी क्या हो जाएगा, टीवी का प्राइस यहाँ पर आपके पास बताया गया कि ये 52% जो है, वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है। इससे 76% कम, यानी कि माइनस का 76% करेंगे तो बचेगी कितनी, 24%। 100 का 24% तो 24 ही होता है, ठीक है। ये टीवी की कीमत हो गई। वॉशिंग मशीन की यहाँ पर ये 52% बढ़ जाती है, यानी कि प्लस का 52% इसमें ऐड करेंगे तो 60 का 52% कितना हो जाएगा, 0 कट गया, फिर 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 312, ठीक है। 312 में एक स्थान पर 31.2 आएगा और इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 90 91.2 बनेगा, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन की कीमत आ गई। तो अब हम यहाँ पर जो है न्यू प्राइस याद करते हैं क्या होगी। तो 5 तो आपके पास यहाँ पर क्या थी, वॉशिंग मशीन थी, एक वॉशिंग मशीन का 91.2, और प्लस में 2 टीवी, एक टीवी का 24 है, तो 24 दूनी 48, इसका 2 ये 5 गुना करेंगे तो ये पॉइंट हटाया का भाग 48, फिर 6 दूनी 12, यानी कि 456, ठीक है, और इसमें 48 ऐड कर दे, ये आपका क्या बनेगा, 400 और 14, यानी कि 504 बनेगा। तो ये 504 हमारे पास बना, 500। अब यहाँ पे कंपेयर कराओगे तो यहाँ पर देख लो कितने से बढ़ा, आपके पास यहाँ पर ओल्ड प्राइस जो है इनकी मिलाकर एक साथ कितनी थी, 500 थी, और अब आपके पास 504 होगी, यानी कि 4 से बढ़ी है, कितने पे, 500 पे, और गुणे 100 करेंगे, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 5 का भाग लगाएंगे 0.8 आएगा परसेंटेज। अब प्लस में आया तो यहाँ पर वृद्धि होगी, 0.8% की वृद्धि प्लस में आया। इसमें देखो यहाँ पर ए बी सी डी कोई आयत बताएगा, इसके अंदर कोई बिंदु पी है और पी ए बराबर बताएगा पी बी पी सी, और पी डी की लंबाई याद करनी, ठीक है। तो एक आयत बना लेते हैं, कोई बिंदु है, ये है ए, और ये ए को पी से मिला देता हूँ,
डी को, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या होता है कि पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस ये पी सी का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कि पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यू दे रखे हैं वो पुट कर दो। पी ए आपका दे रखा 98, ये पी बी दे रखा 91, ये दे रखा आपका पी सी 21, ये आपको क्या, ठीक है। तो ये पी ए 98 का स्क्वायर प्लस ये आप इक्वल टू पी बी 91 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। अब देखो इसमें इसका यूनिट प्लेस यहाँ पर 4 आएगा, इस पे यहाँ पर 1 आएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 आना चाहिए। इधर की साइड देखो, यहाँ पर ये इकाई का अंक 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें क्या करें, इसका स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर क्या करें कि हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक 4 आ जाए। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पी डी की वैल्यू 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, पी डी बराबर क्या दे। अब आप कहेंगे कि इसमें 46 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 नहीं आता, ना ही 41 का स्क्वायर करने पे आएगा। इसका 42 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 46 और 41, ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब देखिए 38 पे चेक करके दिखा देता हूँ मैं। अब दो अंकों का स्क्वायर अगर आपको ज्ञात करना आता है तो ठीक है, बढ़िया बात है। नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके बताएंगे, अगले वीडियो में पहले ही हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्वायर ज्ञात करना मैं बता दूंगा, ठीक है, बट कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 98 का स्क्वायर करूँगा तो मैं आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8 अट्ठे 64, फिर हासिल 6, 9 अट्ठे 72 और 72 का 2 गुना, ये आपका हो जाएगा 144 और 6 150, हासिल 15, 9 का स्क्वायर 81, 15 99, ठीक है। और प्लस में 21 का स्क्वायर तो 441 होता ही है। ये हमारे पास LHS साइड है, ठीक है। और RHS साइड में जो है एक साइड देख, इधर की साइड जो है ये बराबर होनी चाहिए। ये 91 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 1 9 18 का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हासिल 1 81 और 1 82 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में पी डी का स्क्वायर, पी डी तो मैंने यहाँ पर जो है 38 ने एक बार के लिए 38 38 लिया है, 38 पे चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 38 का स्क्वायर करना है तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो 1444 होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, फिर यहाँ पर जो है 4 आएगा, आखिरी के 2 अंक मैंने यहाँ पर पता किया। अब यहाँ पर यह आपका 4 1 5 होगा, 8 4 12, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर लास्ट में, क्या ये बराबर है? आखिरी के 2 अंक बराबर नहीं है तो यहाँ पर ये बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होंगे इसका मतलब पी डी की वैल्यू 38 नहीं होगी, और 38 नहीं होगी ये भी हटा दो, ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरीके से एग्जाम में करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बाकी यहाँ पर फटाफट से करेंगे तो टाइम बचाएंगे आप एग्जाम में। इसमें देखो सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, उसकी बहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करके बतानी। तो देखो सोनिया की बात कर रहा हूँ मैं वर्तमान में आयु, और यहाँ पर शादी की आयु आपको बताई गई, ठीक। यहाँ पर देखो 8/5 गुना है, यहाँ पर उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। अगर मैं इसकी शादी की आयु 5 यूनिट मान लूँ तो इसका 8/5 गुना यानी कि 8 यूनिट उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। ये इनका रेशियो हो गया। अब देखिए कैसे बनाया मैंने, यहाँ पर ये बट्टे में 5 लिखा हुआ है, ये 5 मैंने शादी की आयु मान ली। अब इसका जो है 8/5 कैलकुलेट करो, 5 का 8/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि ये वर्तमान आयु होगी। ये तो बताया गया 8/5 गुना वर्तमान आयु है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेशियो बनाना है। अब देखो यहाँ पर ये कितनी छोटी थी शादी के समय, यानी कि 3 यूनिट वर्ष छोटी थी, यानी कि 3 वर्ष पहले इसकी 3 यूनिट वर्ष पहले इसकी शादी हुई है। क्वेश्चन में बताया गया 15 वर्ष पहले शादी हुई, 15 वर्ष इस 3 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि डाटा आपका यहाँ 5 गुना है, ठीक है। तो सोनिया की वर्तमान आयु आप बता सकते हैं, ओके 8 का ये 5 गुना थी तो ये भी 5, 8 5। अब देखो शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो अब देखिए आप चाहे कितने ही पहले चले जाएं कितने ही बाद चले जाएं, ये रहनी तो 8 वर्ष छोटी है।
तो वर्तमान आयु जब आप ज्ञात करेंगे उसकी बहन की, तो यहाँ पर सोनिया की आयु 40 वर्ष है, तो उससे 8 वर्ष छोटी है, यानी कि 8 माइनस कर देंगे, यानी कि 32 वर्ष हो जाएगी। उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? अगला देख। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। उसका लाभ प्रतिशत 120 आमों का जो है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 150 आम कॉस्ट प्राइस। यहाँ से रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कट गया। एसपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 3 से और कट जाएगा, यानी कि 5 दिया 15 और 500 4 दिया, देखो काटेंगे तो 12। 4 की वस्तु 5 में बिकी, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 4 पे, और गुणे 100 करेंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25%। अगला देखते हैं। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु बताई गई 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में आपको ज्ञात करके बतानी। देखो सीधा शॉर्ट ट्रिक इसका, देखो क्या हो जाएगा। ये जो पूरे समूह की आयु 26 वर्ष है औसत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर शिक्षक जब शामिल होगा तो यहाँ पर ये अपने साथ जो है 26 वर्ष तो आयु लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट से बढ़ रहा है औसत। तो इसका मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। कितने लोगों में? यानी कि 26 तो पहले थे, 26 छात्र, तो एक शिक्षक और आ गया, यानी कि 27 छात्र हो गए। अब 27 सदस्य हो गए, तो 27 सदस्यों में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये एक एक यूनिट एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है 27 लोगों में, ठीक है। 1 गुणे 27 यानी कि एक्स्ट्रा टोटल इतना लेकर आया। 26 प्लस का 27 करेंगे, 53 हो सकता, 53 वर्ष जो शिक्षक आयु थी, 53 वर्ष। बाकी आप शॉर्ट मेथड भी एक सॉरी इसका बेसिक जो है वो भी आप समझ सकते हैं। बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी आप समझ सकते। शिक्षक की आयु तो है, आप क्या करेंगे, तो आपका ओल्ड एवरेज था, सॉरी आपका न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज इनटू में टोटल नंबर ऑफ मेंबर में से माइनस करेंगे तो आपका ओल्ड एवरेज था, ओल्ड एवरेज है, इनटू में टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू एवरेज तो आपका 27 हो गया गुणे में, यानी कि जब आपके पास एवरेज 27 था तो सदस्य कितने थे, यानी कि 26 तो छात्र थे, एक शिक्षक शामिल हो गए, यानी कि 27 थे टोटल नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि गुणे में 27 करेंगे माइनस ओल्ड एवरेज आपका 26 था, 26 वर्ष, गुणे में छात्र कितने थे, 26 ही थे, तो गुणे में 26। तो अब यहाँ पर 27 का स्क्वायर माइनस आप यहाँ पर करेंगे 26 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। एक बार माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एक बार प्लस करेंगे तो 53 आएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक हो। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? तो देखो यहाँ पर इधर की साइड 2 है, ठीक है, तो इधर की साइड 2 का मल्टीपल होना चाहिए आपके पास। 37 2 का मल्टीपल नहीं है, बता दो, ये 37 2 का मल्टीपल नहीं है। अब इधर की साइड देखो, इधर की साइड वाले 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 53 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है, 53 3 का मल्टीपल नहीं है। 51 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये तो हटा दिया था हमने पहले भी। 52 भी 53 ये 3 का मल्टीपल जो है नहीं है। यहाँ पर जो है बचा एक ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।